नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार संगत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। मैं ना कल आप जानते हैं कि बोर्ड जो था एक्चुअल में हम्म, कल तो सही रहा था बोर्ड, लेकिन कंप्लेंट डाले हुए 15-20 दिन हो गए थे। तो टीम आई हुई थी बोर्ड सही करने की, तो वो भाई साहब जो हैं वो 5:30 बजे के आसपास के लगे हुए हैं। और भाई साहब 5:30 से उनने 6 बजा दी, 6 की 6:30 बजाई, है ना। मुझे लगा था 7 बजे तक फ्री कर देंगे। भाई साहब कल 8-10 तक ये बोर्ड में ही लगे रहे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो है ना, जो भी उनने किया हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे नए वाले सिस्टम में आधी चीजें वो गायब करके चले गए हैं। ये एक भी ओपन नहीं हो रही है। तो वो वो कह रहे हैं कि हमने नया अपडेट करा है। और मैं कहा अपडेट करा है, आधी चीज गायब कर गए हो तुम मेरे बोर्ड की। ठीक है। तो इस कारण से फिर मुझे कल लाइव आकर के आपको सूचना देनी पड़ी थी। हम पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी ही पढ़ रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल में हम एक चीज जो हमारी बीच में एक पार्ट भी है इसी का, मेटल नॉन मेटल और मेटेलॉइड, वो छूट गया था, तो हम उसको भी पूरा कर लेंगे। आवर्त सारणी है, आवर्त नहीं है। चलिए। धातु अधातु और उपधातु मुख्य रूप से हमें यहाँ पर देखनी है। चलो, सभी साथीगण अगर जुड़ चुके हैं। कोर्स कब पूरा होगा? बस इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, 5 तारीख के पहले पहले। 5 तारीख तक हो जाएगा। कल क्लास नहीं हो पाई ना, इसलिए 5 तक हो जाएगा। चलो भैया, तो करते हैं शुरुआत, करते हैं तांडव। चलिए भैया, सबसे पहले हम धातु अधातु को कंबाइन करके पढ़ लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल को। और इस साइड में अधातु। ठीक है। सबसे पहला बिंदु, यह ठोस होती है। सॉलिड इन स्टेट, धातुएं मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद या एक्सेप्शन की बात करें, तो मरकरी या पारा। एकमात्र द्रव धातु है। वन एंड ओनली लिक्विड मेटल। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कभी कभी, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी है? तो वो जीए है। जीए को बोला जाता है गैलियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्त, जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, तो मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है कि सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है या गलनांक है,
ये कितना होता है कि सर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब भाई साहब हमारे शरीर का टेम्परेचर उसके पिघलने के टेम्परेचर से 60 डिग्री ज्यादा है, तो हम हाथ में रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो पिघल ही जाएगी। अब अगर हम अधातुओं की बात करते हैं तो यह गैस एवं ठोस होती है। गैस एंड सॉलिड इन स्टेट। अब जितनी भी गैस के नाम आप जानते हैं फॉर द एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, है ना, या पहले उसको लिख लेते हैं, जीनॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब अधातु हैं। जितनी भी पीरियोडिक टेबल में गैस हैं सबके सब का होती है, अधातु होती है। ठीक है, चलिए। ठीक। नंबर दो है, नंबर दो क्या, इसमें अपवाद कौन है? अपवाद है यहां पर बी आर। बी आर बोले तो ब्रोमीन। ठीक है, या ब्रोमीन लिख लीजिए, ब्रोमीन मत लिखो, ब्रोमीन। एकमात्र द्रव अधातु। जितने भी अपवाद है ना, ये अभी जो हम पढ़ेंगे ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, वन एंड ओनली लिक्विड नॉन मेटल, सभी के सभी। ठीक है, आइएगा दूसरा बिंदु। अधातुएं, धातुएं जो होती हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टेक अ पॉजिटिव चार्ज। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी के सभी जितनी भी है, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना, कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए 2, है ना, पॉजिटिव चार्ज का होना, ये चीज। अब जो अधातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। या फिर ऐसे याद रखिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड टेक अ नेगेटिव चार्ज। कभी कभी इनमें एक विद्रोही रहता है, हाइड्रोजन जो होता है वो कभी कभी अपवाद के स्वरूप में काम आता है यहाँ पे। हाइड्रोजन अपने ऊपर कभी कभी पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, अधातुओं को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख लेता है, तो ये काम भी होता है। नंबर थर्ड, जितनी भी धातु होती है, धातु आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण रखती है। मेटल इज अ डक्टाइल एंड
मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज। ये सर मतलब, भाई आघात वर्धनीयता का मतलब जिसकी चादर या शीट बन सके, और तन्यता का मतलब जिसके वायर बन सके। तो वायर या तार बनाने के गुण होते हैं, और तन्यता का मतलब होता है जिसकी शीट बन जाए, पतली पतली चादर बन जाए। इन दोनों में फर्स्ट नंबर पर, है ना, फर्स्ट नंबर पर कौन आता है सबसे ज्यादा? तो गोल्ड, सोना। सबसे पतले तार और सबसे, है ना, वो सुना होगा, तार बिजली के पतले हमारे पिया। मेरा गला खराब है आज, इसलिए फटे बांस जैसी आवाज आ रही है। ठीक है। तो अरे दिक्कत ये है कि समझ नहीं आ रहा है मौसम चल क्या रहा है। ठीक है, थोड़ी देर आओ तो ठंड लगती है क्लास के अंदर, पंखा चला लो। ठीक है ना, थोड़ी देर ठंड लगती है, फिर गर्मी लगती है, फिर पंखा चलाओ, फिर ठंड लगती है। तो कल वो पंखे पंखे में ही सो गए साहब। तो सिस्टम ऊपर से नीचे तक फैन फुल चाल पे चल रहा है, सो गए, सुबह उठे तो पता चला गला खत्म। चलिए, तो ये सिस्टम ही समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या होता है ना। पानी अलग गिर रहा था, छाता निकालो, जैकेट पहनो, रेनकोट पहनो, समझ में ही नहीं आ रहा मौसम क्या चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो बस वही चीज हो रही है। अभी ये देखो, अब ये पसीना आ गया है। ठीक है, अब पंखा चलाऊंगा, थोड़ी देर बाद फिर ठंड बजने लगा, मैं समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है जीवन में। ठीक है। तो धातुओं आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण रखती, इसमें एक अपवाद होता है जिसमें ये गुण नहीं पाया जाता। ठीक है। अपवाद जरूर याद रखिएगा, मरकरी या पारा। अब भैया ये तो द्रव है, ठोस तो होती नहीं है कि इसके तार बना सको, है ना। अब कोई कहते मैंने पानी की चादर बनाई है, तो भाई साहब मजाक ही लगेगा, सेम चीज इसके साथ है। तो इसमें, है ना, यह गुण नहीं होता। नॉट फाउंड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसा कोई भी गुण इनमें नहीं पाया जाता, है ना। ये तीसरा पॉइंट हो गया। यही हाल सब जगह है। कल कहाँ, वही तो कह रहा हूँ, कसम से भयंकर तेज पानी आया, मैं निकला थोड़ा सा गीला हो गया, भाई कमरे पे आया फिर ठंड, भाई वही चीजें हो रही है। वही समझ में ही नहीं आ रहा, इंद्रदेव मजे ले रहे हैं कि वरुण देव मजे ले रहे हैं कि, कम से कम बता के तो लो यार, जो भी मजे ले रहे हो। हम कंफ्यूजन में ही हैं। नंबर 4, तो, है ना, धातुएं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं होता। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ऊष्मा और विद्युत के, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं, और दोनों का बेस्ट कंडक्टर कौन है? सर्वोत्तम चालक कौन है दोनों में? तो भैया दोनों में ही सर्वोत्तम चालक या फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, और सेकंड नंबर पर कौन आता है? तो फर्स्ट नंबर पर तो भैया रघुकुल रीत सदा चली आई, सिल्वर, चांदी। और दूसरे नंबर पर सीयू, कॉपर, अर्थात तांबा आता है। ठीक है। हाँ, अपवाद, अपवाद है पीबी। पीबी नहीं, पीबी। लेड, सीसा या प्लम्बम, ये अपवाद होता है। इसे बेड कंडक्टर कहते हैं।
कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो लेड अपवाद है इसका। अधातु है भाई साहब, ये तो बैड कंडक्टर ही है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अपवाद इनमें भी है। ग्रेफाइट। भैया ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, तुम मेरे मजे मत लो यार, हैं। मैंने तो मेरे यहाँ जो हो रहा है वो घटना बताई है, तुम भाई साहब है ना। अब क्या कहूँ मैं तुमको यार। मैंने कोई अगर एक भी लाइन गलत नहीं बोली उसमें, मैं सूरज देवता ही मजे ले रहे हैं। है ना, ना धूप सही से आए, ना ठंड सही से आए, ना गर्मी सही से आ रही है, ना बरसात हो रही है। ठीक है भाई, दरवाजे खुले छोड़ दो, हवा आएगी तो दरवाजे ही पटका रहे हैं। हैं, बाहर चले जाओ कि भाई धूप में बैठेंगे तो उसी समय सूरज रोशनी गायब कर लेता है। तो अपवाद का मतलब एक्सेप्शन, जैसे कि संत के घर डाकू पैदा हो गए, तो वो अपवाद है। ये रियलिटी चल रही है अभी हमारे यहाँ की। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाकी है, मेटल नॉन मेटल बाकी है। तो बेटा ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेटल नॉन मेटल ही तो पढ़ रहे हैं, ये देखो। है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, घबराओ मत, मुझे पता है। और कुछ बाकी है ना, मुझे पता है। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट एक दिन का है, केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो तो मुझे पता है, वही तो एक चैप्टर बाकी है इसके बाद। केमिकल रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो एक ही चैप्टर बाकी है। ठीक है, इसके बाद में तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, ये वाला तो जो आप कह रहे हो बाकी है, वो तो ये चल ही रहा है अपना। चलो आ जाओ, ये चार गुण हो गए। भाई धातुएं जो होती हैं वो अपनी धात्विक चमक रखती हैं। नंबर 5, धात्विक चमक होती है इनमें। मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी होती है। चांदी अपनी चमक रखता है, सोना अपनी चमक रखता है, लोहा अपनी चमक रखता है। ठीक है, अब इनमें धात्विक चमक, भाई अधातुओं में धात्विक चमक कहाँ से होगी, तो इनमें धात्विक चमक नहीं होती। मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, हालांकि इनमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। आयोडीन। आयोडीन के अंदर ऐसा देखा जाता है कि वो मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी रखता है। अरे बेटा 2 से 3 है ना, देखो अगर कल क्लास हुई होती तो 5 तक आपका सिलेबस, 5 तारीख तक मैं कर दूंगा खत्म, मत घबराओ आप। ठीक है, दैट्स माई प्रॉब्लम, हो जाएगा आपका सिलेबस, क्यों परेशान हो रहे हैं। 5 से 6 होगी, 6 से ज्यादा एक दिन आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अरे नहीं, हीरा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। धातु अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस एवं जल बनाती है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म्ड हाइड्रोजन गैस एंड वाटर। नंबर 6,
अधातुएं जो होती है वो अम्ल से क्रिया नहीं करती। नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉट रिएक्ट विथ एसिड, है ना, कभी भी अम्ल से क्रिया नहीं करेगी, है ना। चलिए, अरे धीरे धीरे आपके जो भी सब्जेक्ट बाकी हैं वन बाय वन सब कंप्लीट हो जाएंगे, मत परेशान होइए आप। ठीक है। नंबर 7, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिटिक इन नेचर। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उदाहरण के तौर पर आप क्षारीय होते हैं, उदाहरण के तौर पर आप NaOH मुझसे पढ़े हैं, KOH मुझसे पढ़े हैं। लेकिन अपवाद याद रखिए, एल्यूमिनियम एवं जिंक के ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। एम्फोटेरिक। सर उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक क्या चीज होती है? जिनमें अम्ल क्षार दोनों के गुण हो। बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, एक तरह से ट्रांसजेंडर ही हुए। चलिए, ठीक है। और यहां पर भी दो अपवाद याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और H2O। इन दोनों के अंदर, है ना, उदासीन नेचर होता है, न्यूट्रल होती है। न तो ये अम्लीय गुण रखते हैं, न ये क्षारीय गुण रखते हैं। दोनों प्रकार के गुण इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब इतनी चीजें तो आपने यहां पर पढ़ ली। अब हम इसके बाद में धातु अधातु के कुछ गुणों के बारे में समझते हैं। ठीक है, गुण तो भाई वो हो ही गए। हम अब यहाँ पर एक नई चीज पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल के काम करते हैं, उपयोग पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मजा आएगा। फोटोज चाहिए होंगी इसमें हमें। देखो भैया, आपने कई बार देखा होगा चूहा मारने का जहर आता है। ठीक है, तो चूहा मारने का जो जहर आता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? जिंक फॉस्फोइड होता है। ठीक है, Zn3P2 होता है ये जिंक फॉस्फाइड। तो चूहा मारने का जहर, सीधा प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, चूहे मारने का जो जहर होता है उसमें क्या होता है? तो चूहे मारने का जो जहर होता है प्यारे दोस्त याद रखिएगा, उसके अंदर जिंक फॉस्फाइड होता है। इसी तरह से कुछ वस्तुएं लकड़ी की होती हैं, उन लकड़ी की वस्तुओं के ऊपर एक लेपन किया जाता है जो Zn Cl2 का होता है, जिंक क्लोराइड का।
तो जो जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो प्यारे दोस्त ZnCl2 जो होता ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ZnCl2। तो लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस वस्तु के ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है ना। समीकरण होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन नाम का टॉपिक बाकी है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसी एक ही टॉपिक आपका बाकी है, करवाऊंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, उसके बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं उज्जैन से क्लास लेता हूं आपकी। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने ये चीज सुनी होगी, इसका एक एग्जांपल और आता है, कभी हम पढ़ते हैं कि सर एक चीज ये आती है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है गुरुजी? हिंदी में इसे कहते हैं गैल्वनीकरण। क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब ये जो गैल्वनीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन, है ना, या कभी कभी इसे ये भी कह देते हैं जस्ता लेपन, हिंदी मीडियम में है ना, इंग्लिश में वही है ऊपर, जस्ता लेपन। क्या होता है इसमें? एफी या लोहा जो होता है, जस्ते की परत चढ़ाना। जिंक कोटिंग ऑन आयरन, तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे ही कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। सिंपल सी बात है, क्यों करते हैं ऐसा? तो जंग से बचाव के लिए। प्रोटेक्ट टू रस्टिंग, है ना। अब जो लोहा होता है, आयरन होता है, आज के समय में सर्वाधिक प्रयोग अगर किसी धातु का हो रहा है, तो वो यही है। लोहे में मुख्य रूप से आपने कहा जंग लगती है, रस्ट लगती है। तो रस्ट लगने के लिए क्या चीजें होना चाहिए? लोहा खुद होना चाहिए, H2O हो लेकिन वो गैस के फॉर्म में, नमी होनी चाहिए, प्लस वहां पर ऑक्सीजन। इन तीनों में से एक भी मिस हुआ, पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए। आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी छत जो होती है उसके आगे चद्दर लगाते हैं, चद्दर के नीचे वाले हिस्से पे भी जंग लग जाती है। अब वहां तो पानी नहीं लगा, चलो चद्दर के ऊपर लगी तो समझ में आया पानी लगा होगा, नीचे कहां से हो गया? तो भैया वो चीज होती है नमी। जब भी लोहे में जंग लगेगी तो उसका वजन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वजन बढ़ेगा, क्योंकि उसमें नमी और ऑक्सीजन ऐड होती है, तो इंक्रीज वेट। लेकिन जो लोहा होता है उसकी उम्र घटेगी। डिक्रीज एज, है ना, इसीलिए लोहे पर लोग कलर करते हैं भाई साहब, जंग से बचाने के लिए। और ये कौन सा चेंज होता है? तो हम पढ़ के आए हैं, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है ना। रस्ट मीन जंग, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से हम अब चीजों को पढ़ेंगे, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है उनको लेकर के चलेंगे। अगला आता है हमारा ZnO, जिंक ऑक्साइड क्या होता है? इसे फिलोसोफर वूल कहा जाता है, और ये पिछली SSC GD में आया है, दिल्ली पुलिस में आया है, कि बताइए फिलोसोफर वूल किसे कहा जाता है? कि सर फिलोसोफर वूल के नाम से पूछा है, जी हाँ। जिंक ऑक्साइड भी इसे ही कहते हैं, फिलोसोफर वूल भी इसे ही कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखेगा, जिंक फ्लोवर या जस्ते का फूल इसे कहते हैं, चाइनीज व्हाइट इसे, इसके नाम को लेकर ही प्रश्न आता है कि सर ऐसा क्यों कहते हैं फिलोसोफर वूल वगैरह, ZnO को, जिंक ऑक्साइड को। भाई साहब जितना लाली पाउडर बनाने में, ये जो क्रीम होता है ना, गोरा बनाने की क्रीम, उसमें जितना यूज इसका होता है और किसी का नहीं होता, तो भाई साहब इसका यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। तो फिलोसोफर वूल किसे कहते हैं, जस्ते का फूल किसे कहते हैं, चाइनीज व्हाइट क्योंकि पेंट में यूज हो रहा है,
या फिर वो भाई गोरा करने वाली जो क्रीम होती है उनके अंदर मिला देते हैं, हालांकि कोई गोरा होता नहीं उससे, मैं आज बता दूं आपको। ठीक है, कि मायने बदल जाएंगे, लोगों के देखने के तरीके बदल जाएंगे, मायने बदल जाएंगे, लोगों के देखने के तरीके बदल जाएंगे। तू जिंदगी में ऊंचा मुकाम पा तो सही, तू जिंदगी में ऊंचा मुकाम पा तो सही, तुझे काला कहने वाले, तुझे काला कहने वाले तुझसे मिलने को तरस जाएंगे। तो भाई साहब, सरकारी नौकरी का ठप्पा जिस दिन लग गया ना, क्या काला को गोरा है ना, फिर वो फोटोज होते हैं ना कि भाई साहब ना, रसगुल्ला, काला रसगुल्ला और एक सफेद रसगुल्ले का फोटो वायरल होता है, तो तुम कितने भी काले हुए भाई साहब उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी लगते ही तुम जिस रसगुल्ले पे हाथ रखो वो तुम्हारा। मतलब जो घर वाले दिखाएंगे चार पांच फोटो, उनमें से फोटो पे ये चाहिए, है ना, पता चले ये रास्ते चलते यूं भाई साहब इतना कूटेंगे ना। हाँ, घर वाले जो दिखाएं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, है ना, दो चार फोटो दिखा दे, तो इनमें से जो तुम्हें पसंद आए तो तुम हाथ रख सकते हो उस पर। ठीक है, तो भाई ये ZnO हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसका एग्जाम में प्रश्न आता है, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, AgCl को कहा जाता है। एक यहां से Ag की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर भाई सीधी सी बात है अर्जेंटाइन, है ना, ये सब इसी का नाम है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, हम जानते हैं कि हाँ भैया जानते हैं। सिल्वर में एक चीज होती है, सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं हम लोग, जानते हैं आप बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। तो हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? AgCl को कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा सऊदी अरब कृत्रिम रूप से वर्षा करवाता है। तो कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, भाई साहब क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर सिल्वर आयोडाइड भर करके उड़ा देते हैं। और ये तभी करते हैं जब थोड़ी बहुत नमी महसूस हो रही हो कि वायुमंडल में है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा होगी। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। इंग्लिश मीडियम के छात्र ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल रेन आपके लिए इंग्लिश में लिखा नहीं आएगा, आपके लिए आता है इंग्लिश में वहां पर वर्ड क्लाउड सीडिंग। क्या आता है? क्लाउड सीडिंग, मतलब बादल बोए हैं, है ना। हिंदी में एक बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन को, कृत्रिम वर्षा या कृत्रिम रूप से वर्षा करवाना। किसका यूज करते हैं? सिल्वर। इसी का यूज फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करता है, लेकिन ये नहीं पूछते, पूछते यही है कि सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ करते हैं। इस तरह से देखो, ई हेलीकॉप्टर उड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद पानी गिरने लगता है, ये सिल्वर आयोडाइड। आपने कई लोगों को देखा होगा भाई साहब, है ना, ऐसे फोटो डालते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर मैं वोट डाल के आया और मैंने ऐसे फोटो नहीं डाला तो क्या वो वैलिड नहीं होगा मेरा वोट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्या मेरा वोट वैलिड होगा कि नहीं होगा। मैंने एक बार ऐसा नहीं किया है ना, मैंने फोटो नहीं डाला है, मैं वोट डाल करके आया हूं। तो प्लीज मुझे बताइए, क्या मेरा वोट कैंसिल हो गया क्या? ठीक है, अब देखो, वहां पर वो जो निशान होता है ना, उंगली के ऊपर इस तरह के निशान होते हैं, इस निशान को लगाने के लिए एक स्याही का उपयोग किया जाता है। उस स्याही के अंदर मुख्य रूप से AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसे मार्किंग इंक कहा जाता है ना। या फिर प्रश्न ऐसा ही आता है, चुनावी स्याही के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो चुनाव में उपयोग की जाने वाली जो स्याही होती है, तो प्यारे दोस्त वो AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। मुझे आज देखो, मैं राज की बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत। लोग कहते हैं हमने इस नेता के ऊपर इंक डाल दिया, उसके ऊपर इंक डाल दिया, वो कपड़े से पूछते ही साफ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होना चाहिए। मतलब देखो, ये निशान कितने दिन तक नहीं जाता? 15 दिन तक। गवर्नमेंट कितनी अच्छी इंक का यूज करती है, समझ रहे हो आप इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनावी शाही के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। आइएगा, तो ना देखो भाई साहब, हमारे टाइपिस्ट जी ने स्लीप कर दिया, इतने खतरनाक नींद में तो हम भी नहीं होते जितने वो थे। चलो, गोल्ड बताइए, तो तोपों की सलामी इनको। और सिंबल होता है इसका AU। AU का मतलब होता है ओरम, सोना जो होता है। एक कह रहा है सर कि ये जो निशान होता है ये तुरंत मिट जाएगा, आप आलू लगा लो।
ये फर्जी वोट डालने वाले हैं। भाई साहब तुम्हारे कारण ये सही आई है, तुम नहीं होते तो ये सही नहीं होती। ठीक है, आलू लगा लो, ये कर लो, काहे लगाना भाई। हमें एक ही वोट डालना है, हमारा निशान लग गया, बात खत्म। ठीक है। ठीक है, सोना मतलब गोल्ड, कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाते हैं। देखो कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, प्योर गोल्ड कितने का होता है? शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड ऑलवेज 24 कैरेट का होगा, 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध सोना। ठीक है, जिसके अंदर 100% क्या होगा? गोल्ड होगा। लेकिन जितनी भी आभूषण बनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसके बनते हैं? 916। 916 एक वर्ड यूज करते हैं ज्वेलर, वो 916 नहीं है, वो 91.6 है, क्योंकि उससे ज्यादा का आभूषण बन ही नहीं सकता। तो अधिकतम आभूषण कितने के बन सकते हैं? 22 कैरेट के बन सकते हैं। कितने के? 22। अब 22 कैरेट में कितना परसेंट है? तो 22 24 का कितना प्रतिशत है ये निकाला, तो भैया सीधी सी बात है 2200/24 हो गया ये। तो 2200 ये कटा होगा भाई, सिंपल सी बात है, 22 इधर कट गया, 100 इधर कट गया, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 275, 91.6%, 91.6%। आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग 10 ग्राम के आभूषण बनाने लग गए। मुझे समझ में ही नहीं आता क्यों बनवा रहे हो साहब, कि दिखाना तो पड़ता है। अरे मैं तुम लोग उस चीज को बनाने का पैसा दे रहे, कहाँ 24 कैरेट? 10% में कितना परसेंट गोल्ड होगा भाई? जैसे मैं कहता हूं कि 18% में गोल्ड निकालिए, कितना होगा? है ना, 18 कैरेट में अगर कोई दुकानदार आपको 18 कैरेट का गोल्ड देता है, ठीक है, तो 18 कैरेट में कितना प्रतिशत गोल्ड है? तो 18/24 × 100। ठीक है, अब इसको हम उड़ाई देते हैं यहीं से, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 25 तिया 25 चौक 100, 25 तिया 75, 75% गोल्ड है इसके अंदर। कितना है? 75% गोल्ड है। अब आप सोचो, 18 कैरेट में 75% गोल्ड है। अब कोई दुकानदार कहता ना हम आपको सस्ता दे देंगे। सबसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर 100 रुपए पे 3 रुपए अगर ये चार्ज कर रहे हैं, 1000 पे 300 कर रहे हैं, 1 लाख पे 3000 रुपए, 3% अगर 4% बनवाई का लेते हैं, ये दिन भर में क्या 10-15 लाख रुपए का व्यापार कर लेते हैं? कितना कर लेते हैं? इनके घर देखो आप, है ना, जो ज्वेलर्स होते हैं भाई साहब, खतरनाक व्यापार है। कमाई कहां से? कमाई यहीं से है ना, कि भाई साहब हम आपको बाजार से 5000 रुपया सस्ता गोल्ड दे रहे हैं और बनवाई नहीं ले रहे हैं। 8000 रुपये मतलब 3000 की बनवाई भी समझो 1 लाख पर, तो वो क्यों दे रहा है आपको 92,000 में 1 लाख का गोल्ड? सोचो, सोचने की बात है। ये कलयुग है साहब, है यहाँ कोई किसी का नहीं होता। वो 3 दुकान छोड़ करके वो सोनार कह रहा है मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, काहे? वो भाई साहब आपको 22 कैरेट की जगह थमा रहा है 18 कैरेट। मतलब जो सोना आपका, अगर आप ये लेते तो आप 1 लाख रुपए देते, तो 92 लगभग 91.6% गोल्ड आता। उसने थमा दिया आपको 75% का। अब आपने 92 में खरीदा, आप सोच रहे मुझे 8000 का प्रॉफिट हुआ, उसको कितना हुआ ये देखो। वो पहले 8 कमा रहा था, पहले 8000 कमाता अगर वो जेन्युइन कमाता तो, लेकिन अब वो 75,000 का सोना ही दिया है उसने आपको। तो 75 और 5 80 और 10 90, 17,000 कमाए हैं उसने आपको 8,000 डिस्काउंट देने के बाद। तो वो डिस्काउंट किसी और का नहीं, आप ही के पैसे में से आप ही को डिस्काउंट दिया गया, आप ही को चूना लगाया गया, और 17,000 रुपए आपसे ही कमाए उसने। अगर वो 18 का दे रहा है तो ये फ्रॉड चलते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। आयरन पाइराइट, भाई साहब ये और खतरनाक चीज है। आयरन पाइराइट क्या होता है? बेवकूफों का सोना, FeS2। लोग सोना बताकर बेच जाते हैं इसको, फूल्स गोल्ड बोलते हैं। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं इसको जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आयरन पाइराइट को क्या कहते हैं? बेवकूफों का सोना कहते हैं। अब देखो, नहीं मैं आपको ये कहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक अगर आप गवर्नमेंट को 2000-3000 टैक्स दे भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं जेन्युइनली अपनी चीज बताता हूँ, 3 साल पहले हमारे मामा जी एक जगह से बनवाते हैं, उन्होंने, है ना, हमारे घर के लिए भी बनवाया था। तो मैंने उनसे कह दिया भैया मैं तो इनकम टैक्स पे करता हूँ, आप मुझे, है ना, जेन्युइन बिल बना करके दीजिए। ठीक है, कि उसमें टैक्स लगेगा, मैं कोई बात नहीं, मैं टैक्स का पैसा देने को तैयार हूँ। मैंने उनसे क्या कहा? टैक्स का पैसा मैं देने को तैयार हूँ। लगभग 4000 के आसपास बन रहा था। उस बंदे ने बिल बनने के बाद 25,000 रुपए और मांगे। क्यों मांगे पता है? और कहा आभूषण आप, है ना, शाम तक ले जाना, एक आध तैयार करना बाकी है। समझ जाओ, मतलब किसी न किसी चीज में उसने झोल किया था।
है ना, वो हमें समझ में आ गया क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, इतने मूर्ख तो नहीं है। तो ये चीज होती है कि अगर वो किसी चीज में उसको समझ में आ गया कि अगर मैंने दे दिए और कल को ये कहीं पहुंच गया और इसके पास पक्का बिल है, अब मेरी दुकान का इसमें लिखा हुआ है ये इतनी चीज है, ये इतना ये है, तो भाई साहब हम चक्की पीसिंग जेल में। तो ये चीज होती है ना। और ये सबूत भी होते हैं, आपने किसी दुकान से खरीदा, कल को वो चोरी हो जाए, क्या सबूत है कि वो आपका था? तो अगर आपने हाल फिलहाल में खरीदा है तो आप बिल दिखा सकते हो, साहब हमने यहां से खरीदा है, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ये हमारा आभूषण है। बेचने में भी किफायती है, इतने परसेंट का है, इतने में ही बिकेगा, दुकानदार चूना नहीं लगा सकता आपको। चलिए, खरीदते टाइम कैसे पहचान करें? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, तो हार्ट का ऑपरेशन कौन अच्छा करता है, ये सिर्फ किसी से सुनकर ही पता चल सकता है ना। कि आप वहां डॉक्टर पहले तुम ऑपरेशन करो हम देखेंगे, तो हम पहचान नहीं कर सकते गोल्ड की। आपको बिल मिलेगा, उस बिल पे लिखा हुआ होगा भैया ये 22 कैरेट का गोल्ड है ना, सोना है, इसमें 91.6% गोल्ड है। तो एक बिल है आधिकारिक, वो बिल ही आपका सबूत है और कुछ सबूत नहीं है ना। सिंपल सी बात है। पिंच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है ना, मैडम क्यूरी ने ही इसकी खोज की थी। लेकिन पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिंच ब्लेंड किसका अयस्क होता है, और होता है ना। तो भाई हमने सीधी सी बात है U3O8 के बारे में पढ़ा है, पिंच ब्लेंड। तो ये यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? यूरेनियम का। तो यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिंच ब्लेंड है। लेकिन मैडम क्यूरी ने इसी पिंच ब्लेंड से किसको खोजा? रेडियम। ये वही रेडियम है जो चमकता है ना, रेडियो एक्टिव होता है। मैडम क्यूरी ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे पहले। टाइटेनियम, लोग टाइटेनियम वर्ड यूज करते हैं कई बार, आपने ये वर्ड कई बार सोशल मीडिया पर सुना होगा, टाइटेनियम आर्मी। टाइटेनियम एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। आप में से अधिकांश बच्चे डिफेंस सेक्टर में या किसी सेवा क्षेत्र में जाएंगे जो लोगों की सेवा करेंगे। आप उस समय किसी गवर्नमेंट के ऐसे व्हीकल में बैठे, जैसे कि मान लीजिए है ना, किसी में एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ हो, किसी में इंजन लगा हुआ हो, टर्बन इंजन लगा हुआ हो, एयर फ्रेम लगा हुआ हो, मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हो गए, है ना, या फिर मिलिट्री के भाई साहब टैंक वगैरह हो गए, उनके निर्माण के लिए टाइटेनियम का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम जो होता है इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। रणनीति का मतलब, रण का मतलब होता है कि भैया युद्ध का क्षेत्र, तो रणनीति, तो इसीलिए इसे कहा जाता है टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल। ये वर्ड मैं आज तक नहीं बोल पाता हूं स्पीड में, धीरे धीरे तो बोल दूंगा, स्ट्रेटेजिक मेटल। लेकिन स्पीड में आप खुद भी बोल के देख लो, ये सही प्रोनाउंसिएशन अब मुझसे तो नहीं होता। स्ट्रेटेजिक फटाफट में तो वो जेजिक हो जाता है मुझसे, ठीक है। तो रक्षा उपकरण में डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं उनको बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। किसकी बात कर रहे हैं? टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं लाला? टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। चलो हम हाइड्रोजन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं अभी। किसका कर लेते हैं? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था? लेवाइसियर ने। ठीक है, इनके नाम का मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है हाइड्रोजन के नाम का? जल बनाने वाला। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताओ। खोजा किसने था? डिस्कवर्ड किसने किया था? अगर आपका जवाब हेनरी केवेंडिस है तो आप सही हैं, और ये नहीं है तो अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, टाइटेनियम वॉच इसी की आती नहीं भाई, वो तो कंपनी का नाम है, टाटा की ही एक कंपनी है टाइटेनियम। टाइटन नाम है शायद, टाइटेनियम नहीं है, टाइटन नाम है वो। टाइटेनियम नहीं है, टाइटन है वो। ठीक है, टाटा ब्रांड उसको लीड करता है।
ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? फ्यूचर का फ्यूल कहते हैं। भविष्य का ईंधन इसे ही कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो इसे आवारा तत्व कहते हैं। एसएससी पूछती है ये प्रश्न कि सर आवारा क्यों कहते हैं? आवारा का मतलब पता है आपको क्या होता है? जिसके ठिकाने नहीं हो वो घर कब आएगा, है ना। हमने लड़कों ने ये वर्ड सुने ही होते जीवन में, कभी नहीं तू आवारा हो गया है, तेरे ठिकाने नहीं होते हैं। ठीक है, टाइटेनियम डूब गया, वो टाइटेनिक था बावले हैं। तुम सब में सेम वर्ड घुसा रहे हो हैं। भाई साहब एक वर्ड क्या सुन लिया इनने, टाइटेनियम। तो भाई साहब टाइटेनियम डूबा था ना सर जहाज, वो टाइटेनिक था, गढ़ी टाइटन थी। आओ इधर। ठीक है, तो इसे आवारा तत्व कहते हैं। चलो आओ, तो आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन जलता है तो पॉप साउंड आता है सर। हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखिएगा, चटाक की आवाज। तो जब हाइड्रोजन जलता है तो चटाक की आवाज आती है कि सर नहीं, चटाक। हाइड्रोजन जलने पर क्या बनाता है? तो जलने पर पानी बनाता है। यह प्रश्न इस तरह से आया था कि हाइड्रोजन ईंधन से जलने वाली जो कार है उसके साइलेंसर से क्या टपकता है? पानी टपकता है, यह प्रश्न आया था। ठीक है, चलो भैया। पहला तत्व है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। कहाँ का? आवर्त सारणी का। अगली चीज, रॉकेट के फ्यूल के रूप में भी इसका यूज करते हैं। जो रॉकेट का ईंधन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, सीधी गैस के तौर पर यूज नहीं करते। तो रॉकेट के ईंधन में जो यूज होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता ही है। लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, द्रव हाइड्रोजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन होता है प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन। कि सर इनको लिक्विड में क्यों बदलते हैं? ताकि इनके तापमान में कमी हो जाए। और ऑक्सीजन इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब अंतरिक्ष में रॉकेट जाएगा या पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस कर जाएगा, तब उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन जो होगी वो इसी में मिक्स कर दी जाती है। ओके, अगली चीज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जल रोधी कपड़ा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो पानी में नहीं भिगोते, हमें उन्हें कहते हैं वाटर प्रूफ कपड़े। आपने पहने होंगे बरसाती कपड़े, वो तो खैर नायलॉन है ना, प्लास्टिक के बने होते हैं। कुछ विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जो मेनली क्लोथ ही होता है, लेकिन उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसके अंदर एक केमिकल मिलाते हैं, वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कभी प्रश्न पूछ सकते हैं एल्यूमिनियम करना ये इस तरह से, जल रोधी कपड़ा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। अगली चीज, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहते हैं, मरकरी को कहते हैं। ठीक है, मरकरी को कहा जाता है। ये एच जो होता है ना, इस एच को एक्चुअल में कहा जाता है हाइड्राग्यूरम। इस हाइड्राग्यूरम का मतलब होता है लिक्विड सिल्वर, द्रव चांदी। अब एक बार इसको गौर से देखिए आप लोग, है ना, ये मरकरी चांदी की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कि हाँ सर बिल्कुल दिख रही है।
तो इसे कहा जाता है द्रव चांदी। जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ क्रिया करती है या धातु के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है? तो अमलगम बनता है। जो भी पदार्थ बने उसे अमलगम कहा जाता है। किसका निर्माण होता है? अमलगम का होता है। मरकरी किसी भी धातु के साथ क्रिया करे क्या बनता है? अमलगम बनता है। लेकिन अपवाद, एक्सेप्शन, Fe जिसे लोहा या आयरन कहते हैं, ये अमलगम नहीं बनाता। मरकरी के साथ, मरकरी के साथ देखो, अमलगम में हमेशा मरकरी तो कॉमन रहेगी ही रहेगी, हमेशा पाई जाएगी, है ना। आपने कई बार देखा होगा एल्यूमिनियम के ऊपर मरकरी डालते हैं तो है ना, भुरभुरा के बिखर जाता है। तो इसीलिए लोहा जो होता है ना, ये कभी भी क्या नहीं करता? अमलगम नहीं बनाता। इसलिए मरकरी का भंडारण काई में करते हैं। मरकरी का भंडारण या इसको स्टोर्ड काई काई में करते हैं? आयरन वेसल में, लोहे के पात्र में। ये उपकरण आपको दिख रहा है, ये थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में यहां पर एक लिक्विड पाया जाता है जो मरकरी ही है, क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो ये मरकरी के बारे में हमने देखा। यहां पर प्लूटोनियम, हिरोशिमा और नागासाकी आपको याद होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे। कब गिराए गए थे भैया? 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, है ना। एक बम का नाम था लिटिल बॉय और एक बम का नाम था फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गिराए गए। उनमें से एक बम जो था वो प्लूटोनियम का बना था, एक बम किसका बना हुआ था प्यारे दोस्त? यूरेनियम का बना था। एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य रेडियो सक्रिय द्रव धातु, इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का भी यूज किया जाता है, बड़े पैमाने पर यूरेनियम ही यूज होता है। और यूरेनियम और प्लूटोनियम के ही बने हुए बम थे जो यूएसए के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। ये इतने, मतलब इनकी बम के बारे में ये कहा जाता है कि जितने सामर्थ्य के बम जापान के ऊपर यूएसए ने गिराए थे ना, ये अपना पूरा एक्सप्लोजन ही नहीं कर पाए थे। ये अपना मात्र 15 से 20% ही एक्सप्लोजन कर पाए थे, बाकी का मटेरियल एक्सप्लोज ही नहीं हुआ था। अब ये भले कह लो बम की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, ये नहीं थी, और अच्छा है कि गुणवत्ता ठीक नहीं थी, हम यही मान लेते हैं, क्योंकि उसमें लगभग सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 80,000 लोग मारे गए इन 2 बमों में ही। और ये बम जहां पर गिरे उसके 2.5 किलोमीटर की रेडियस में कोई नहीं बचा। अमलगम वो पदार्थ होता है जब लोहा सॉरी मरकरी किसी भी धातु के साथ क्रिया करती है तो बनने वाला पदार्थ अमलगम होता है। क्या होता है? अमलगम होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे कि एक नेताजी होते हैं, इनके साथ में कोई भी फोटो खिंचवाए तो वो लिखता है नेताजी के साथ बिताए गए अच्छे पल, है ना। कोई भी हो जाए, इसकी जगह लोग बदलते रहते हैं, बस नेता वही रहता है। तो यहां पर नेताजी कौन है भैया? मरकरी है ना। और धातुएं बदलती रहती हैं, ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग आती रहती हैं। तो जो भी पदार्थ बनता है वो कहते हैं हम अमलगम है। मरकरी के साथ बने अमलगम, मरकरी के साथ बने अमलगम, नेताजी के साथ अच्छे पल, सेम वही चीज है। अब समझ में आ गया होगा। ओके, समय हो गया है, 7:58 हुआ है, 2 मिनट बाकी है मेरे। तुम क्या जानो 1 मिनट की कीमत बाबू मोशाए। मैं पेपर में भी ऐसा ही करता हूँ। टाइम हो गया सर, अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो, ये तो ठीक है ना। चलो इसका एक पार्ट और करेंगे कल, है ना। 4 तारीख है कल, और 5 को आपकी अंतिम क्लास हम लेंगे केमिकल रिएक्शन की और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, और उसके बाद पूर्ण विराम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मुलाकात करते हैं हम लोग बाद में। धन्यवाद।